भी ये जो टॉपिक है इस पर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, इस पर फोकस करके पढ़ाई करनी है आपको। टॉपिक का नाम है कॉल्स एंड इncidental मैटर्स, है ना, कॉल्स एंड इट्स रिलेटेड मैटर्स, सेक्शन 49 to 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले कॉल की मीनिंग समझ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझती हुई। कॉल्स मतलब कॉल्स आर मेड बाय द कंपनी ऑन सिक्योरिटी होल्डर टू पे द अमाउंट कॉल्ड अप। जिस पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी खुद ही कॉल्ड अप करके उस पैसे को बुलवा लेती है। और कौन सी सिक्योरिटीज़ पे? पार्टली पेड अप। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो 1000 रुपये के शेयर मैंने ख़रीदा, तो उस पर मैंने 5% का एप्लीकेशन मनी पे किया ना बेटा, 5%। फिर बचा हुआ अमाउंट पे कंपनी ने मुझसे अलॉटमेंट मनी बुलाई। अलॉटमेंट मनी आपको तो पता ही है, शेयर पे करना पड़ता है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 35% हुआ ना, टोटल कितना हो गया? 40। अब ये जो बचा हुआ पैसा है ना 60% का, इस पर कॉल्स होंगे। एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को कॉल्स में काउंट नहीं किया जाता, याद रखिए इस बात को। एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को कॉल्स में काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद जब कंपनी अब कॉल्ड अप करेगी कि हमें पैसों की ज़रूरत है, वो कॉल्स में आ जाएगा। और अगर आप वो बचा हुआ 60% पैसा कॉल पे नहीं करोगे, जिसको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी कहो, 1 और 2 कॉल्स, तो फिर कंपनी आपसे शेयर छीन सकती है। ठीक है। सेक्शन 49 क्या कहता है? दीज कॉल्स हैव टू यूनिफॉर्मली मेड, सब हर शेयर होल्डर से एक जैसे बुलवाया जाएगा। एंड देयर शुड बी नो डिफ्रेंशिएशन फॉर ए गिवन क्लास ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सब सिक्योरिटी होल्डर से यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल्स बुलाए जाएंगे। रेट ऑफ कॉल्स होते हैं ना, कि जैसे 20% बुलवा रहे तो सबसे 20%, 30% बुलवा रहे तो सबसे 30%। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, शेयर्स ऑफ सेम नॉमिनल वैल्यू on which different amount have been paid up shall not be deemed to fall under the same class। मतलब कैसा? एक दो पर्सन है, सेम नॉमिनल वैल्यू के शेयर खरीदे थे हमने, 10 रुपये वाले, 10 रुपये के, मगर इसने थोड़े ज़्यादा शेयर ख़रीदा था, इसने थोड़े कम। तो डेफिनेटली अगर इसने मान लो 1000 के शेयर ख़रीदा था और इसने 500 रुपये के, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म है क्या? तो दोनों का जो कॉल्ड अप अमाउंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, तो वो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिन पे एग्जैक्ट अमाउंट बाकी हो। ठीक है, देखो लिखा है ना यहाँ पर, डिफरेंट अमाउंट हैव बीन पेड अप शैल नॉट बी डीम्ड टू फॉल अंडर द क्लास ऑफ सेम सिक्योरिटी। ठीक है ना? The provision is not applicable in case where different amount are paid off for a same class of security। उस पर फिर यूनिफॉर्म तरीके से आप कॉल्स नहीं करेंगे। ज़्यादा वाले से आप ज़्यादा मांग सकते हैं, कम वाले से कम मांगेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं जिन पे सेम अमाउंट बाकी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, बहुत शानदार। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। व्हाट इज़ कॉल्स इन एडवांस? पहले मुझे एक बात बताओ सर, कॉल्स का मतलब ये होता है जब कंपनी खुद कॉल्ड अप करती है कि भैया पैसों का टाइम हो रहा है, आप ऑलरेडी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी का टाइम पीरियड जा चुका है, आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे करना होगा। एक सिंपल सा थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि कंपनी ने मांगा नहीं, आपने पहले ही पैसे पे कर दिया, या कंपनी आपसे पहले ही पैसा मांग ले रही है। कॉल्स के पहले ही आपसे कंपनी ने पूरी कॉल्स अलॉटमेंट मनी में आपने पूरा पैसा पे कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर कंपनी को आप ये पूरा पैसा पे करते हो और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और वो एक्सेप्टेंस कंपनी के अगर आर्टिकल में है, तभी आप एक्सेप्ट करोगे। या तो पूरा पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो या पार्ट ऑफ दैट अमाउंट जो भी था। ऐसे मान लो मैंने 1000 के शेयर ख़रीदे, है ना, और पूरा मैं 50% पैसा दे चुका हूँ अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे, और 50% मुझे देना था कॉल्स पे। अगर मैंने ये भी पूरा पे कर दिया इसी के साथ में, तो एडवांस में पे कर दिया ना, मैंने कॉल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो या तो मैंने खुद पे किया या कंपनी ने मांगा। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली खुद पे अगर आप कर रहे हो, ध्यान देना, तो पहले तो आर्टिकल में उसका प्रोविज़न होना। ठीक है, आर्टिकल में उसका प्रोविज़न होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, है ना। देखो, कंपनी
कंपनी ने नहीं मांगा था पैसा, अगर आपने नहीं मांगा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनके देने पर, तो फिर यहाँ प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि वो खुद दूसरी बात कब मेंबर खुद दे रहा है ना एडवांस में। क्लियर है कि नहीं? तो वो पैसा एक प्रकार की डेट होती है, डेट उधारी, तो कंपनी उस पर ध्यान देना। अगर कॉल इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, डिविडेंड नहीं, समझे? क्योंकि आप उसे एज ए डेट ले रहे हो, डेट। ये क्या लिखा है, हाउएवर इन केस ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर देयर वुड बी नो वोटिंग राइट्स। आपने खुद से पे किया, कंपनी ने तो बोला नहीं, तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे आपके एडवांस अमाउंट पे, जब तक कि वो पूरी टाइम पीरियड ना चले जाए जो कॉल्स की थी। हाँ, मगर वो पैसा आपका पड़ा हुआ है ना कंपनी के पास, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? ठीक है ना? जब तक वो पूरी प्रक्रिया ना हो जाए ड्यूली कॉल्ड की, तब तक कि वो पैसा कैसे काउंट होगा, एज ए इंटरेस्ट। और जैसे ही वो कॉल्ड की ड्यूली पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, देन उस पर आपको डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपने पैसा खुद से दिया है, तो हम उसको ले तो रहे हैं बट एज ए डेट। भूलने का नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना उसको। हाँ, क्योंकि कंपनी ने खुद कॉल्ड अप नहीं किया था पैसे को। सेक्शन 51 क्या कहता है? द कंपनी कुड पे proportionate dividend into the proportionate the amount paid on each share if authorized by article। अगर कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, तो फिर जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट डिविडेंड दे सकते हैं। प्रोपोर्शनेट समझता है ना आपके परसेंटेज में। सेक्शन 51 कहता है, मतलब अदर वर्ड्स में कह रहा है, एडवांस पेमेंट विल नेवर लीड टू। एडवांस में अगर आप कॉल पे करते हो तो उससे आपके वोटिंग राइट्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, बट अगर आप कॉल मनी लेट पे करते हो, जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल था, उससे आपके वोटिंग राइट्स डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़े अपन ना, ठीक है ना बेटा? अगर आप डिविडेंड पे करना चाहते हो तो आर्टिकल में प्रोविज़न होना, प्रोपोर्शनेट डिविडेंड जो भी होगा, तो प्रोपोर्शनेट समझा ना आपको परसेंटेज में, है ना? कंपनी ने जैसे डिसाइड कर ली कि हम सबको 10% देंगे, तो कंपनी दे सकती है अगर चाहे तो। एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मून स्टार लिमिटेड इज़ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल टू एक्सेप्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अनपेड कॉल्स फ्रॉम एनी मेंबर्स। जो भी अनपेड कॉल है उसको पूरा या आधा पार्ट उसका पूरा ले सकते हैं, ठीक है? और बिना बुलाए भी, मतलब कॉल्ड अप नहीं भी करेंगे, और अगर मेंबर देना चाहे तो आप ले सकते हो। अब ए या शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, ऑफ मून स्टार लिमिटेड का, उसने एडवांस में रिमेनिंग अमाउंट दे दिया विदाउट एनी कॉल, कंपनी ने बोला भी नहीं, फिर भी उसने पे कर दिया। सो ए हैज़ डिपॉजिटेड इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर्स विदाउट एनी कॉल्स मेड बाय मून स्टार। सो मून स्टार लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द अनपेड कॉल बाय आर्टिकल, हैंस इट दिस इज ए वैलिड ट्रांजैक्शन। हुआ ना? क्योंकि आर्टिकल में लिखा था, मगर कैसे एक्सेप्ट करेगा? एज ए डेप्ट, और उस पर क्या पे करेगा? एज इंटरेस्ट। और अगर वो उसको एडवांस कॉल पर डिविडेंड पे करना चाहता है ना, तो फिर सेक्शन 51 में उसको आर्टिकल में प्रोविज़न डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब प्रोपोर्शनेट डिविडेंड आपको मिल सकते हैं, लाइक सबको इक्वल डिविडेंड नहीं मिलेगा, है ना? जैसे कंपनी बोलती है कि हम सबको 20% का डिविडेंड देंगे, तो अब वो कितना भी अमाउंट आपने लिया हो एडवांस में, आपको सबको 20% का मिलेगा। ये कंपनी ऐसा भी बोल सकती है कि जिसने ज़्यादा कॉल्स दिया, एडवांस इन कॉल दिया, उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ये भी हो सकता है ना? ठीक है, ओके। चलो, छोटा सा टॉपिक था, ख़त्म हो गया, मगर इम्पोर्टेंट था, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, भूलने का नहीं है। ओके, ठीक है बेटा? जो जितने कॉल पे करेगा उसको डिविडेंड उसके हिसाब से ज़्यादा मिल सकता है, भूलना मत। समझा? छोटा सा टॉपिक था, बट मे बी शायद इस पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके अभी मैं ये टॉपिक को बाद में पढ़ाऊँगा, है ना? मैं अभी आगे आ रहा हूँ और ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के
होते हैं। प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को पता तो है, सेक्शन 55 में एक्सप्लेन किया उन्होंने। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसको वाइंड अप के टाइम पर और डिविडेंड देने के टाइम पर पहले प्रेफर किया जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं आपको भूलना नहीं है बच्चों। क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसको अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला करंट ईयर में तो डिविडेंड अगले साल ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा कितने साल होगा, 2 साल, ठीक है। नॉर्मली हर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव ही होता है। नॉन क्यूमुलेटिव, इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, याद है जो पढ़ाया था पहले लेक्चर में, कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सरप्लस प्रॉफिट बचता है, तो वो सरप्लस प्रॉफिट में पहले हिस्सा नॉर्मली इसको मिलता है इक्विटी को, फिर इनको मिलेगा, है ना। ये वो पार्टिसिपेटिंग शेयर है। नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं, इनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा सरप्लस प्रॉफिट में। कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट हो जाएगा में इक्विटी शेयर में, ऑप्शनल है और मैंडेटरी भी है। एक टाइम के बाद में ऑप्शनल होता है ना, और एक टाइम के बाद मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, वो मैं डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊँगा। पार्शियली का मतलब कैसा है, आधे शेयर कन्वर्ट कर लो इक्विटी में और आधे को प्रेफरेंस में रहता है। नॉन कन्वर्टेबल जो एज ए प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम हो जाएगा। रिडीमेबल जो लाइफ टाइम में रिडीम होता है, ठीक है। यानी एक डेट लिखी रही है ना प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट, तो आपको वापस करना ही पड़ेगा उस डेट पर। और इनरिडीमेबल जो अब इशू नहीं होते हैं 1988 कंपनीज एक्ट के द्वारा, द कंपनी कैन नॉट इशू इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इनरिडीमेबल का मतलब होता है कि लाइफ टाइम में रिडीम ना होता है। ऐसे शेयर कौन लगाएगा भाई जो लाइफ टाइम तक फंसे रहे कंपनी में, ठीक है। क्लियर है ना। तो मैंने आप देखो ये पूरा सेक्शन 50 में एग्जैक्टली वही लिखा है। और रिडीमेबल की एक बड़ी खासियत है कि कंपनी अगर रिडीमेबल इशू कर रही है तो मैक्सिमम कंपनी 20 साल तक के लिए रिडीमेबल इशू कर सकती है, 20 ईयर्स। टेम्परेरी कैपिटल है ना। सिर्फ शर्त इतनी होती है बच्चों कि जैसे 21st ईयर लगेगा, जैसे 20 साल तक मैक्सिमम इशू कर सकती है कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके अलावा 30 साल तक का भी एक प्रोविज़न है कि 30 ईयर्स तक प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती कॉरपोरेशन होती है उनको अलाउ किया है। बड़े प्रोविज़न है उस पर। जैसे 21st ईयर लगेगा 20 साल ख़त्म होने के बाद, तो आपको हर साल 10% के प्रेफरेंस शेयर वापस करने होंगे। तो ऐसा आप हर साल 10% दोगे तो 30 ईयर आए तक पूरे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे, है ना। याद रखना नॉर्मली कितना, बट अगर इतने साल के लिए करोगे तो ये प्रोविज़न आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। देखो वही लिखा है यहाँ पर, रूल 9, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग। और अगर करोगे तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ 30 ईयर्स वाला, बड़े बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अभी जो मैंने पेड़ पढ़ा फ्रॉम द 21st ईयर। तो हर साल 21वें साल में 10%, फिर 10%, फिर 10%, तो हर साल 10% रिडक्शन होती जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप पैसा कहाँ से पे करोगे इसका, शेयर्स पैसा कहाँ से पे करोगे, प्रॉफिट से। आपको प्रॉफिट से ही पे करना पड़ेगा। इनको जो डिविडेंड आप पे करते हो ना, प्रॉफिट से पे करो या फ्रेश इशू करके, मतलब नए शेयर इशू करो पुराने शेयर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। रिडीम शेयर्स टू बी फुल्ली पेड। जब तक फुल्ली पेड समझते हैं ना, जब तक ये कंपनी को पूरा पैसा ना मिल जाए कंपनी रिडीम नहीं करेगी। पार्टली पेड शेयर्स को अब रिडीम नहीं करते। अच्छा, एक अच्छा जुगाड़ है इस पर कि कंपनी क्या करती है, इनके लिए एक रिज़र्व बना के रखती है, जिसको कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हर साल एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। वो लिखा है एक नॉमिनल अमाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक नॉमिनल अमाउंट। क्लियर है कि अगर आखिरी में पैसों की ज़रूरत पड़ी और रिडम्पशन के टाइम पर अगर हमारे पास पैसे नहीं है प्रेफरेंस शेयर को देने के लिए, तो हम लोग ये इस अकाउंट से पैसा निकाल के उनको दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटे, आप लोगों ने पढ़ा है एएस, है ना। हर अकाउंटिंग करने के अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको प्रेस्क्राइब किए गए, जिसके बिना आप स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलती है। तो एफएस बनाने की भी अपने एक स्टेटमेंट होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उसको फाइल अप किया जाता है, कैसे उसको, है ना, भेजा जाता है अथॉरिटीज़ के पास, जैसे आरओसी हो गया। तो देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ो।
इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एएस से कंप्लाइड है, एएस के हिसाब से अगर आप उसको फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 433, है ना, द प्रीमियम ऑफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन, अगर आपने रिडम्पशन के टाइम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, प्रीमियम मतलब जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा पैसा पे किया, कहाँ से, प्रॉफिट से, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो बिफोर द शेयर्स आर रिडीम प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी इश्यूड ऑन बिफोर द कमेंसमेंट सच कंपनी, अगर आप उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडम्पशन के टाइम पर को प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा आगे हम देखेंगे। कहाँ से पे करोगे वो पैसा? प्रॉफिट से और कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। बिफोर शेयर ऑलरेडी व्हाट इज़ प्रीमियम अकाउंट? सर जब कंपनी अपना शेयर, फॉर एग्जांपल कंपनी की शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपये है और कंपनी ने उस शेयर को अगर 120 रुपये में बेची, तो ये जो 20 रुपये का प्रीमियम अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये शेयर प्रीमियम अकाउंट में जमा होता है, जिसका हम रिडम्पशन के लिए या मीटिंग एक्सपेंसेस के लिए, बोनस इशू के लिए इस अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट कहते हैं इसको, जब हम वैल्यू से ज़्यादा में शेयर को इशू करते हैं, तो बोले रिडम्पशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस अमाउंट को, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, आपका समझ में आया? जगह नीचे क्या लिखा है इसमें? इन केस ऑफ अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने अभी तो बताया आपको, अनरिडीम जो रिडीम नहीं हो सकते, मतलब या फिर कंपनी रिडीम करने की स्थिति में नहीं है, पैसा नहीं है कंपनी के पास में हफ्ते ज़्यादा, है ना, तो क्या लिखा उसमें? इट में विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 3/4, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उन 3/4 लोगों की परमिशन ली जाएगी, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, एंड बोल रहे हैं ना ट्रिब्यूनल से, क्या तो ट्रिब्यूनल के पास कंपनी खुद जाएगी, ये पटिशन फाइल की जाएगी किसके द्वारा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के द्वारा, और उनसे रजामंदी ली जाएगी कि आपको रिडीम करने के लिए हम नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहे हैं उतनी अमाउंट के। फॉर एग्जांपल पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको मान लो 1 करोड़ देने थे ड्यू है, तो हम इनसे परमिशन ले रहे हैं और ख़ुद प्रेफरेंस शेयर होल्डर से परमिशन ले रहे हैं कि हम 1 करोड़ के लिए दोबारा नए प्रेफरेंस शेयर इशू करें क्या? तो अगर आप हाँ बोलोगे तो कर, देखो एक रिस्क है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेगा चले तो मेरे को नहीं दे पा रहे, तो तुम्हारे आप दूसरे के भी पैसे लगाएगा, किस भरोसे पर? इसलिए ट्रिब्यूनल भी अप्रूवल देगा, ठीक है, यानी पुरानी उधारी के लिए नई उधारी लेना चुकाने के लिए, ठीक है, समझ में आया? पक्का ये लाइन को अंडरलाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल भी अप्रूवल देता है, मगर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। और जो लोग इस प्रपोज़ल से सहमत नहीं है, क्योंकि 3/4 बोला है, तो कोई लोग तो असहमत होंगे ना, तो उनको अब तुरंत रिडीम कर दो, उनको तुरंत पैसे दे दो, क्योंकि वो आपके इस प्रपोज़ल से सहमत नहीं है। क्या प्रपोज़ल है? पुराने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नए प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहिए, ठीक है बच्चों, पक्का समझा? बहुत ईजी है। लास्ट टॉपिक क्या है? पेइंग ऑफ एन अनइशूड शेयर्स टू मेंबर्स। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स। सिंपल है, जो पैसा आपने CRR में रखा है उस पैसे से आप नए शेयर इशू करो अपने मेंबर्स को, और उसमें से डिविडेंड पे करो इनको, या फिर नए शेयर इशू करो बोनस के रूप में। तो बोनस फ्री में दोगे ना, तो डिविडेंड तो यहीं से पे करोगे ना, है ना। मेंबर्स मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब हम फोकट में शेयर देते हैं, तो जब फोकट में शेयर देंगे तो उसका बोनस कहाँ से देंगे, मतलब उसका डिविडेंड कहाँ से देंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, ठीक है, जो हमने भी पैसा जमा किया प्रॉफिट से अलग कर करके रिडम्पशन के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, ये छोटा सा टॉपिक था, इस पर अपने क्वेश्चन आ सकते हैं बोलने का नहीं है बच्चों, ओके। चलो ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, अच्छे से पढ़ने का।